नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डिजायर में। इस बेहद खास चीज़ में बात करते हैं करंट अफेयर्स की और साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस, जो कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी के साथ-साथ अन्य एग्जाम के लिए अत्यधिक सहायक है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएँ। यदि आप मेरे चैनल पर पुराने हैं, इसी तरह अपना प्यार बाँटते रहिए, देते रहिए मेरे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को, जिससे मेरा चैनल ग्रोथ कर सके और शेयर करते रहिए इसे अपनों के साथ। आइए सबसे पहले करते हैं प्रमुख करंट अफ़ेयर्स के बारे में बात। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि नीट है अर्थात नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट इसमें भाग लेने वाले जितने अभ्यर्थी हैं, उनको मात्र एक श्रेणी का आरक्षण का विकल्प दिया जाएगा, उन्हें अन्य आरक्षण नहीं मिलेंगे। ये बात एनआरआई के संबंधित मुद्दों से लेके है। श्रीलंका में देश की आधिकारिक मुद्रा कीमत में भारी गिरावट देखी गई है, जिसकी वजह से हुआ क्या है, वहाँ की जो खाद्य पदार्थों की कीमतें वो लगातार वृद्धि कर रही हैं, जिस कारण वहाँ पर महंगाई अर्थात मुद्रास्फीति उनके नियंत्रण से बाहर हो गई है। इसलिए श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा देश में इकोनॉमिक इमरजेंसी घोषणा कर दी गई है। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लगभग 2 दशकों बाद हाल ही में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो गई है। तो अब ये गिना जा रहा है कि आखिर उन्हें क्या मिला है, क्या जो उन्होंने पाया है, क्या खोया है, क्योंकि जो रसिया के व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका को ज़ीरो मिला है, क्योंकि जो तालिबान के हटाने की कोशिश करने आए थे, वो तालिबान के हाथों में सत्ता सौंप कर वो चले गए हैं। भारत में खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है, चिल्का, जो कि उड़ीसा के तट पर अवस्थित है, वहाँ पर इरावदी डॉल्फिन एक मृत पाई गई है। यह पिछले 8 महीनों में चिल्का झील में डॉल्फिन की 8वीं मौत है। इसके अलावा लद्दाख द्वारा 2 लुप्तप्राय प्रजातियों को राजकीय पशु और राजकीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे वो पक्षी युद्ध अभ्यास जयपैड 2021 के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे नौसेना विमानन के लिए उच्च सम्मान के बारे में। तो इन सभी करंट अफेयर्स के बाद हम करते हैं उनका एनालिसिस, देखते हैं इनमें खास क्या है। तो नीट में भाग लेने वाले गैर निवासी भारतीयों को एससी, एसटी और ओबीसी में आरक्षण नहीं मिलेगा, वो केवल गैर निवासी आरक्षण में बात कर पाएँगे। तो अगर ये वैसे तो ये टॉपिक यूपीएससी और पीसीएस में जीएस पेपर 2 से है। अगर ये देखें कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अगर आपसे क्वेश्चन किसी पेपर में बनता है, केंद्र व राज्यों द्वारा जनसंख्या के असंवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन तथा इन असंवेदनशील वर्गों की रक्षा, उनकी बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान और निकाय, उससे अगर कोई प्रश्न बनेगा तभी यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा। तो देखते हैं आखिर डिटेल है क्या कि एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के एनआरआई छात्रों को आगामी नीट परीक्षाओं में आरक्षण लाभ प्रदान नहीं किए जाएंगे। जितने भी एस्पिरेंट एनआरआई छात्रों के अनुसार बात की जाए, तो उन्होंने बोला है कि इनकी राष्ट्रीयता तो भारत की चुनने के बाद में उन्हें केंद्र, राज्य और डीम्ड संस्थानों में नीट कोटे के तहत सीटों में से भी वंचित कर दिया जाता है। कि उन्हें पहले तो जब वो भारतीय नागरिकता चुनते हैं, तो एनआरआई होने के नाते उन्हें क्या होता है कि पहले एनआरआई हैं तो उन्हें वैसे भी नहीं मिल रहा, जब भारतीय नागरिकता चुनते तब भी इनको कोटे से भारतीय दिया जाता है। क्लासिफिकेशन की जो ये पद्धति चलाई जा रही है, इसमें भारतीय नागरिकता होने के बाद भी एनआरआई भारतीयों के खिलाफ भेदभाव किया करती रही है। अगर आखिर बात देखें कि आखिर नीट है क्या, यह नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है, जो भारतीय मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस प्रोग्राम में अध्ययन करने के लिए जो भी छात्र करना चाहते हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी परीक्षा होती है, अर्हता परीक्षा होती है। यह परीक्षा जो कराती है कंडक्ट, उसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसको कराती है। अगर अब देखें कि अनिवासी भारतीय किसे माना गया है, तो हु इज़ नॉन रेजिडेंस अगर देखें तो इनका डिसीजन होता है कि वो कितने दिनों तक विदेश में रह रहे हैं और वहाँ पर रेजिडेंस कर रहे हैं, और इनकम टैक्स वहाँ पे पर्पस से इन चीज़ों को देखा जाता है। तो अगर डेफिनेशन देखें तो ऐसा कोई भी भारतीय जो कि किसी दूसरी कंट्री में कम से कम 182 दिन रहा हो एक वित्तीय वर्ष में, या फिर 60 दिनों तक लगातार 4 वित्तीय वर्षों में रहा हो पिछले 4 सालों में, तो वह क्या हो जाता है, एनआरआई हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आप इंडिया से बाहर निवास कर रहे हैं, तो अगर आपने किसी वित्तीय वर्ष में 182 दिन बिता दिए हैं, तो आप एनआरआई घोषित हो जाएँगे, या फिर पिछले 4 सालों में 60-60 दिन करके बिताए हैं वित्तीय वर्ष, तो फिर भी आप एनआरआई घोषित कर जाएँगे। इसके अलावा अगर आपने भारतीय नागरिकता ले रखी है, लेकिन आपने विदेश में कोई काम कर रहे हैं और वो काम आपने 60 दिन तक कर लिया, तब भी आप एनआरआई की दर्जे में आ जाएँगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर टैक्स नहीं दे रहे हैं, नॉट ए टैक्स रेजिडेंस ऑफ इंडिया, और बाहर टैक्स दे रहे हैं, तभी आप एनआरआई की श्रेणी में आ जाएँगे। तो ये होता है एनआरआई, इसकी बात की गई। आइए बात करते हैं कि श्रीलंका में आर्थिक आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी गई है। टॉपिक का लिंक देंगे भारत के हितों पर विकसित विकासशील देशों की नीतियाँ। साथ ही साथ जो उनके पड़ोसी भारतीय उनके अनुभव होंगे, उनसे क्या उन्हें पड़ेगा, तो उसकी हेल्प की उसके द्वारा एक टॉपिक लिंक है। अभी देखें कि आखिर इतनी खाद्य इमरजेंसी क्यों घोषित, इकोनॉमिक
इमरजेंसी क्यों घोषित कर दी है खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ने के कारण? इस अभूतपूर्व निर्णय की वजह क्या है? बता दें, नवंबर 2019 के बाद श्रीलंका में जो वहाँ का मुद्रा है, जो रुपए हैं वहाँ की, उसकी कीमत में 20% तक की गिरावट आई है। इसके अलावा महामारी के कारण वहाँ पर जो वैश्विक बाज़ारों को, जो आपको पता है कि महामारी में जो आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, इससे जो वैश्विक बाज़ार के मूल्य हैं, उनमें आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो एक तरफ तो आपको मूल्य की आपकी कीमत कम होगी, ऊपर से महँगाई बढ़ गई, तो आपको और महँगी चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। इसके अलावा वहाँ के व्यापारियों को, जो कि उन्होंने जमाखोरी कर दी है, इसका भी प्रभाव पड़ा हुआ है। इसके अलावा वहाँ बात की जाए कि आपको पता है कि श्रीलंका क्योंकि आइलैंड है, वहाँ पे टूरिस्ट मेन वहाँ पे इनकम सोर्स है, तो पिछले कुछ सालों से टूरिस्ट सेक्टर है वो भी प्रभावित हुआ है, तो वहाँ से भी उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पिछले साल रिकॉर्ड 3.6% गिरावट दर्ज वहाँ पर की गई है, इसलिए वहाँ पर मैन आर्थिक आपातकालीन स्थिति घोषणा की गई है। अगर इसके परिणाम देखें तो क्या होगा, जब श्रीलंकाई सरकार ने वहाँ पर आपातकालीन घोषित आर्थिक आपात लगा ही दिया है, उससे क्या होगा, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी जमाखोरी है, उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा। इसके अलावा वहाँ पे क्या होगा, सरकार द्वारा जो जो आवश्यक वस्तुओं की कीमतें निर्धारित की जा सकेंगी, उनकी बिक्री को सुनिश्चित किया जा सकेगा। ये इसको सक्षम बनाएगी, जिससे क्या होगा, व्यापारियों द्वारा राज्य का देय आयात शुल्क वसूलने में भी मदद मिलेगी, तो उससे दोबारा से कीमतें वापस सही पटरी पे आने की संभावना है। अगर देखें आखिर महंगाई होती क्या है, तो महंगाई क्या होती है, अगर किसी भी निश्चित अवधि के दौरान 1 महीने, 2 महीने, कुछ दिनों के अंदर क्या हो, किसी वस्तु में कीमत में वृद्धि हो जाती है, तो इसे बोलते हैं महंगाई। कई देशों में, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 महामारी चल रही है, इसकी चपेट में आने के बाद मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है। और महंगाई बढ़ती क्यों है? क्योंकि लोग वो काम कर नहीं पा रहे हैं, जिससे लोगों जो आवश्यक वस्तुएँ हैं, उनका प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है। अर्थात आपूर्ति कर नहीं पा रहे हैं, माँग बढ़ती जा रही है, तो इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। ये इसका मेन रीज़न है। अगर 20 कंट्रीज़ की बात की जाए 2021 में कि महँगाई दर क्या बढ़ा है, अगर पूरे विश्व की बात की जाए, तो पूरे विश्व में 9000% तक की महँगाई देखी गई है। यहाँ सबसे ज़्यादा महँगाई देखी गई है अंगोला में, जो कि 18.1% देखिए महँगा हुआ है। अफ़गानिस्तान में भी महँगाई बढ़ी हुई है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे अर्जेंटीना में महँगाई बढ़ी है, अज़रबैजान में भी महँगाई बढ़ी है। तो कुछ प्रमुख देश हैं जहाँ पर महँगाई ज़्यादा ही देखी गई है। आइए बात करते हैं 20 सालों में अमेरिका जो अफ़गानिस्तान को छोड़ के चला गया, उसने क्या यहाँ पे पाया है, क्या खोया है? ये भी वही है, भारत के पड़ोसी या प्रवासी या यहाँ के विकसित विकासशील देशों की नीतियों पर उसके राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेंगे, इस टॉपिक से लिंक है, क्योंकि वो अमेरिकी सैनिक क्या कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान खाली करके वापस जा रहे हैं अपने देश में। तो देखते हैं, इनका विश्लेषण करते हैं, आखिर उन्होंने क्या उपलब्धियाँ हासिल की हैं। वहाँ के राष्ट्रपति जो बिडेन का माना जाए, तो उन्होंने ये बोला है कि उनको अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका आया था, उसका मेन टारगेट था, जो अल-कायदा आतंकवादी नेटवर्क था, उसको विफल करना था। क्योंकि ओसामा बिन लादेन को उन्हीं ने इसको 9/11 का हमला किया था और उन्होंने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया है, तो इसमें सफल रहे हैं। इसके और साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि अफ़गानिस्तान पर आक्रमण करने का यही मुख्य लक्ष्य था। तो उन्होंने ये बोला है कि उनका मुख्य लक्ष्य था कि अल-कायदा नेटवर्क को समाप्त करना था, ना कि यहाँ का राष्ट्र निर्माण करना था, इसलिए और उन्होंने अपना कार्य बखूबी किया है और वो इसमें सफलता भी इन्हें मिली है। लेकिन अगर और लोगों का विश्लेषण देखें तो उन्हें उनको क्या लगता है कि इसमें क्या है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर वो अल-कायदा नहीं बल्कि आतंकवादी समूहों को समाप्त करने आए थे। लेकिन तालिबान को सत्ता में हटाना उनका लक्ष्य था, लेकिन जब आज वो इसको छोड़ के जा रहे हैं, तो आज तालिबान फिर सत्ता में आ गया, तो वो वहाँ पे कहीं न कहीं पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। क्योंकि अल-कायदा नेटवर्क जब खत्म उन्होंने कर भी दिया था और ओसामा बिन लादेन को मार भी गिराया था, तब भी अफ़गानिस्तान में जो ये आतंकवादी समूह थे, उनके रिसोर्सेज़ निवेश उन्होंने जारी रखा था, उसको ये अमेरिकी सैनिक रोक नहीं पाए। अगर महत्वपूर्ण बात ये भी की जाए कि इन्होंने क्या लिया था कि ये प्रण लेके आए थे कि वो आतंकवाद के खिलाफ युद्ध करेंगे, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो सके, क्योंकि अभी भी अफ़गानिस्तान, उसके आस-पास क्षेत्र अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी नेटवर्क काफ़ी वहाँ सक्रिय हैं और उन पे काम कर रहे हैं। और हालिया बात की जाए, तो जैसे ही इन्होंने अमेरिकी सैनिकों ने अफ़गानिस्तान छोड़ के वापस जा रहे थे, तो वहाँ पे इस्लामिक स्टेट खुरासान ने हमें हमला किया था। इसका स्पष्ट प्रमाण है कि आप उसको जो निकासी प्रयास जो आप कर रहे थे, उसमें इनके हमले हो रहे हैं, तो आप उन्हें पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा तालिबान जो हक्कानी गुट है, उसके भीतर भी गुटबाजी बढ़ रही है, तो हो सकता है यहाँ पे ग्रह जैसे हालात पैदा हो जाएँ, जो कि इस क्षेत्र में और अस्थिरता बढ़ाएँगे और अनस्टेबिलिटी लाएँगे। ये भी इसका मेन रीज़न देखा जा रहा है। इसके अलावा बात की जाए कि पिछले 20 वर्षों में वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका ने लगभग 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च किया। इसके अलावा उनके 2300 सैनिक भी वहाँ पे शहीद हुए हैं। लेकिन इनके खोने के बाद भी अमेरिका को कुछ खास हासिल नहीं हुआ, बल्कि कुछ मामूली सा ही हासिल करके वापस जा रहे हैं। तो इनको ये उपलब्धियाँ नहीं गिनी जा सकती, बल्कि इनकी जो कुछ इन्होंने मिला है, वो भी इनकी उपलब्धियाँ नष्ट होती नज़र आ रही हैं। आइए बात करते हैं जीएस पेपर 3 से, या फिर नॉर्मल अगर बात करें तो पर्यावरण के संरक्षण, उनके प्रभाव, उनके आकलन संबंधित टॉपिक के बारे में। तो इरावदी डॉल्फिन के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर चिल्का झील के पास इरावदी जो अपनी खूबसूरत डॉल्फिन है, इसको क्या हुआ है, ये इसकी मौत देखी गई। तो ये 8वीं मौत है चिल्का नदी के पास, जबकि चिल्का नदी एक बहुत ही खूबसूरत स्थान बना था इनके वहाँ पर रहने का, तो उसमें कमी आ रही है।
सबसे पहले अगर इरावदी डॉल्फिन की बात की जाए, तो आपको बता दें कि विश्व में संरक्षण करने वाली संस्था है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ अर्थात इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके अनुसार इरावदी डॉल्फिन है वो रेड सूची है। रेड सूची मतलब संकटग्रस्त है। अगर भारत की भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात की जाए, इसके अंतर्गत ये लुप्त प्राय या संकटग्रस्त है। इसके ये सूची अनुसूची एक में वही लोग आते हैं जो जीव आते हैं जो बहुत ही खतरनाक स्थिति में समाप्त होने की स्थिति में हो। तो ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय है और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। इसके अलावा इरावदी डॉल्फिन की बात की जाए तो ये दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के तटीय क्षेत्रों तथा 3 नदियों इरावदी, महाकम और मेकांग नदी में पाई जाती है। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये ना आए तो नदियों के बारे में आ जाए, तो आप याद रखना इरावदी नदी म्यांमार में बहती है, महाकम नदी इंडोनेशिया बोर्निया में बहती है और मेकांग है चाइना में पाई जाती है। इरावदी डॉल्फिन की संक्रेतित लैगून आबादी उड़ीसा की चिल्का झील और दक्षिणी थाईलैंड की सोकखला झील में भी पाई जाती है। तो अगर वर्ल्ड मैप देखें तो जिस ये हमारा भारत है, इधर एशिया है, पूर्वी एशिया साउथ ईस्ट एशिया में। तो ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, ये जो पूरी बाउंड्री है यहाँ पर जितना ये बाउंड्री है, ये प्राइमरी रेंज है, इरावदी डॉल्फिन यहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा जो लाइन ऐसी सी लाइन खींची गई है, ये पॉसिबली प्राइमरी रेंज है कि यहाँ तक भी इरावदी डॉल्फिन आती है। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह ये यहाँ पे रही इरावदी नदी, ये यहाँ पे म्यांमार की एक मेकांग रिवर है, वहाँ पर ये इरावदी मेकांग यहाँ भी बहती हैं। सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको, इरावदी म्यांमार में और मेकांग है चाइना में है। अगर अब बात करते हैं, क्योंकि चिल्का झील में समस्या को देखा गया तो हमें चिल्का झील के बारे में भी जानना होगा। चिल्का झील के अगर बारे में बात करें तो चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लैगून है। जो ये है, यह भारतीय उपमहाद्वीप के प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ा जब जब सर्दियां आती हैं उनके लिए मैदान प्रदान करती है। इसके अलावा कई संकटग्रस्त पौधे और जीव प्रजातियां यहाँ पे निवास करती हैं। तो अगर इनका देखें कि हम कहाँ पे है, थोड़ा जूम करके आप दिखा देते हैं। तो अगर आप पूरे वर्ल्ड में जाएंगे तो जब एशिया महाद्वीप में आएंगे तो भारत में जब बात करेंगे तो उड़ीसा नदी के तट पर उड़ीसा में जो है यहाँ पे चिल्का झील पाई जा रही है, या इसी पे यहाँ पे इसी चिल्का झील के बारे में बात की जा रही है। तो न केवल ये प्रवासी पक्षियों को स्थान देती है बल्कि उनकी सुरक्षा में भी हेल्प करती है। इसके अलावा वर्ष 1981 में चिल्का झील को रामसर अवसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि के नाम नामित किया गया। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि पहली भारतीय आर्द्रभूमि कौन सी थी? वो तो चिल्का झील थी। चिल्का झील का अगर देखें वहाँ पे क्या अट्रैक्शन चीज़ है, वो इरावदी डॉल्फिन यहाँ पाई जाती हैं जो अक्सर सतपाड़ा द्वीप के नज़दीक देखी गई हैं। इसके अलावा इस लेगून के लगभग 16 वर्ग किलोमीटर में एक नलवन द्वीप भी यहाँ पे पाया जाता है जिसे सरकोंडा का जंगल है। इसे वर्ष 1987 में एक पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था। तो ये भी याद आया कि नलवन द्वीप कहाँ पे, वो भी कहाँ है, चिल्का झील के पास है। यहाँ पे कालजई मंदिर है जो चिल्का झील के बीच में एक द्वीप की तरह स्थित है। कालजई मंदिर है वो काली माता के रूप का मंदिर है ये। तो ये देखिए कितना खूबसूरत भव्य मंदिर है कालजई मंदिर, एन आइलैंड विद डिविनिटी इन चिल्का झील। आइए बात करते हैं लद्दाख का राजकीय पशु पक्षी के बारे में। क्यों लद्दाख ने हाल ही में राजकीय पशु और पक्षी घोषित किया है, तो आपको उनके नाम याद रखने पड़ेंगे, उनके चित्र याद रखना पड़ेगा। तो जो आपको पता है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, इन्होंने 2 लुप्तप्राय प्रजातियों जिसमें हिम तेंदुआ, ये रहा हिम तेंदुआ, और काली गर्दन वाला सारस, ये है काली गर्दन वाला सारस। इसको क्या है, जिसको बोलते हैं ब्लैक नेक क्रेन, इसको राजकीय हिम तेंदुआ को राजकीय पशु और काली गर्दन वाले सारस को राजकीय पक्षी के रूप में घोषित किया है। तो आप लद्दाख के इन याद रखिए, हो सकता है अन्य राज्यों के नाम आए, तो मैं आप अभी एक नई सीरीज जब चलाऊंगा उसमें जरूर, जब भारत की मैप करूंगा तो उसमें जरूर राजकीय पशु और पक्षी हर राज्य के आपके बताऊंगा। काली गर्दन वाले सारस केवल लद्दाख के चोंगथोंग क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। अगर आईयूसीएन वर्गीय भाई मैंने आपको पहले बताया था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के वर्गीकरण के अनुसार देखा जाए, इस पक्षी को नियर थ्रेटेंड के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ये लगभग संकट के निकट है। जबकि जो हिम तेंदुआ है उसको आईयूसीएन की रेड लिस्ट में असुरक्षित सूचीबद्ध किया गया है। तो ये लगभग थ्रेटेंड है और ये असुरक्षित है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। भारत में देखें हिम तेंदुआ क्योंकि ये ग्लेशियर में पाए जाते हैं, बर्फ में पाए जाते हैं, तो न केवल ये लद्दाख में पाए जाते हैं बल्कि पश्चिमी हिमालय के कई सारे प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी हिमालय में सिक्किम तक और अरुणाचल में भी इनको देखा जा सकता है। आइए बात करते हैं मल्टीलैटरल एक्सरसाइज जेपैड 2021 के बारे में। इसे भारतीय सेना के 200 सैनिकों का एक दल रूस के निंजनी में आयोजित होने वाले एक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास जेपैड 2021 में भाग लेने जा रहा है। तो आप ये ध्यान रखना कि जो युद्ध अभ्यास जेपैड है वो कहाँ, रूस में आयोजित किया जा रहा है, और इसमें क्या है, भारत के 200 सैनिकों का दल इसमें भागीदारी कर रहा है। जेपैड 2021 रूसी सशस्त्र बलों के थिएटर स्तर के युद्ध अभ्यास में से एक है। यह मुख्य रूप से आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन पर केंद्रित रहता है।
इसके अलावा इस युद्धाभ्यास में यूरेशिया और दक्षिणी एशिया क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक लोग देश भाग ले रहे हैं। यहाँ पे लगभग 12 देश भाग ले रहे हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, पाकिस्तान और चाइना है वो भी पर्यवेक्षक देश के रूप में इस युद्धाभ्यास में भाग ले रहे हैं, वो भी इसको देखेंगे। तो इसमें ध्यान रखना कि मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जैपेड है, उसमें भारतीय वायुसेना ने इसमें शामिल हुई है। ये कहाँ किया गया है? रशिया में किया जा रहा है। आइए बात करते हैं हाई ऑनर ऑफ नेवल एविएशन के बारे में। तो राष्ट्रपति का ध्वज अर्थात प्रेसिडेंट्स कलर्स राष्ट्र की अद्वितीय सेवा के लिए किसी भी सैन्य इकाई को प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है। तो ये एक नंबर क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि सैन्य इकाई को प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा? वो प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान है। इसको हाल ही में रामनाथ कोविंद जी ने देखिए आपको दिया है, यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है। भारतीय सशस्त्र बलों में भारतीय नौसेना को सबसे पहले इसे सम्मान मिला था कि जो भी नेवी है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तो इसे नौसेना को इसमें सबसे पहले दिया गया था। जे तब भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 मई 1951 को उसे ध्वज प्रदान किया। अभी हाल ही में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा गोवा में आईएनएस हंस पर आयोजित एक रस्मी परेड में नौसेना विमानों को राष्ट्रपति का ध्वज प्रदान किया जाएगा। इसकी बात की गई, इसको दिया जाएगा, तो इसको मिला है, नेवी को मिला है। इनके अंदर एक और तमगा इनको हासिल हुआ है। इसी के साथ आज के प्रमुख करंट अफेयर और उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। आपके लिए एक सूचना भी है, कभी एक इसी मेरे प्लेटफॉर्म पर एक नई सीरीज चालू होगी जिसमें हम मंथली करंट अफेयर्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे कि आपको एक कंपाइलेशन एक साथ 1, 2, 3 घंटे जो भी इतना पड़ा होगा उसको एक जगह पे आपको मिल जाए, जिससे आपको पूरे महीने के प्रमुख घटनाओं के बारे में पता चलता रहे। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा किए गए जो ये प्रयोग हैं या अभी मैं जो कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छी लग रही होगी। फिर भी आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधारने की ज़रूरत है तो आप कमेंट करिए, आपकी बात को देखा जाएगा और सही हुआ तो आपको उसमें माना भी जाएगा। नहीं तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआईआर से। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।